नमस्कार। आज गुरुवार शक संवत 1936 के फाल्गुन मास की पूर्णिमा तदनुसार 5 मार्च सन 2015 होली के पावन अवसर पर आप सभी को रंगों से सराबोर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना की प्रथम चरण की 7,820 करोड़ रुपए की 600 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयों के लोकार्पण और द्वितीय चरण की 6,500 करोड़ रुपए की 660 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयों के शिलान्यास समारोह में पधारे माननीय अतिथियों और आप सभी प्रबुद्ध जनों का ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय देवियों और सज्जनों, आज इस शुभ अवसर पर हमारे बीच मंच पर विराजमान हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल, मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल, खंडवा जिले के प्रभारी मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश शासन के खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री कुंवर विजय शाह, खंडवा के माननीय सांसद एवं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री नंद कुमार सिंह जी चौहान, बैतूल के माननीय सांसद सुश्री ज्योति धुर्वे, माननीय विधायकगण श्री लोकेंद्र सिंह तोमर, श्रीमती योगिता नवल बोरकर, श्री देवेंद्र वर्मा तथा मुख्य सचिव श्री एंटोनी डीसा। सर्वप्रथम हम अनुरोध करेंगे हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से कि वे पुष्प गुच्छ से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। अब हम अनुरोध करेंगे ऊर्जा मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल से वे केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल का स्वागत करें। मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय खनिज एवं जनसंपर्क मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल से अनुरोध है कि वे स्वागत उद्बोधन दें। बारह 1200 मेगावाट के पावर प्लांट के लोकार्पण और 1320 मेगावाट के पावर प्लांट के भूमि पूजन के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित भारत माता के सच्चे सपूत, विकास के अग्रदूत, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों के दिलों में राज करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री जो लगातार बिजली के क्षेत्र को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं आदरणीय पीयूष गोयल जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और इस जिले के लोकप्रिय सांसद आदरणीय नंद कुमार सिंह चौहान जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, इस जिले के मंत्री आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय लोकेंद्र सिंह तोमर जी, इस जिले के विधायक आदरणीय देवेंद्र वर्मा जी, मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव आदरणीय श्री एंटोनी डीसा जी और बड़ी संख्या में उपस्थित भाइयों और बहनों, आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि आज प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और बिजली के क्षेत्र के कार्यक्रम के लिए उपस्थित हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रतीक हैं बिजली के क्षेत्र के सुधार के लिए। मुझे याद है जब 5 वर्ष पहले मुझे ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सौंपा था, तो उन्होंने बिजली के क्षेत्र को सुधारने के लिए, 24 घंटे बिजली देने के लिए किसी दूसरे देश के
विकसित राज्य देश में भेजने का काम नहीं किया था, बल्कि उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी 24 घंटा बिजली देने का काम करना है। और इसके लिए आप गुजरात जाओ अधिकारियों को लेके, और गुजरात में जिस प्रकार से फीडर सेपरेशन करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गांव के लोगों को भी 24 घंटा बिजली देने का एक कठिन काम किया, एक सपने को साकार किया है, यह काम मध्य प्रदेश में भी करना है। आज मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज मध्य प्रदेश में जब विरासत में हमारी सरकार बनी थी तो हमारे यहाँ बिजली की उपलब्धता मात्र 3000 मेगावाट थी, लेकिन आज जब हम सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में बिजली की उपलब्धता बढ़ के 14,280 मेगावाट हो गई। 2017 के खत्म होते होते जो कदम उठाए हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने, 2017 के खत्म होते होते यदि 1 मेगावाट का भी पीपीए अब हम न करें तो हमारी बिजली की उपलब्धता बढ़ के हो जाएगी 14,000 से 17,000 मेगावाट, और 2020 तक हमारी बिजली की उपलब्धता हो जाएगी 20,000 मेगावाट। मध्य प्रदेश अब बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट बन गया है। यह लगातार बिजली के क्षेत्र में ईमानदारी के साथ उठाए गए कदम का यह परिणाम है। फीडर सेपरेशन जो गुजरात ने किया था, मध्य प्रदेश में भी उस योजना को शुरू करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की गई। 60% से ज्यादा काम हो गए हैं और बहुत जल्दी हमारे वो सारे फीडर सेपरेशन के काम हो जाएंगे। और हम ये दावा करेंगे कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश है जो 24 घंटे बिजली तो दे ही रहा है, लेकिन बिजली के वाणिज्यिक और तकनीकी हानि को भी 10% तक पहुंचाने में हमने सफलता प्राप्त कर ली। ये लक्ष्य लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, आदरणीय पीयूष गोयल जी का हृदय से स्वागत करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा दी है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। जन्मदिन में लोग तोहफे मिलता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आज दो तोहफे दिए हैं मध्य प्रदेश की जनता को। एक तो 1200 मेगावाट के पावर प्लांट का उद्घाटन और दूसरा सोने में सुहागा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से इस प्लांट का उद्घाटन करा के उन्होंने मध्य प्रदेश को दो तोहफे दिए। मैं हृदय से मध्य प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय पीयूष गोयल जी का और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री जी, मंच पर सभी जो अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नंद कुमार सिंह जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। धन्यवाद आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी। अब हम आग्रह करेंगे केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल से वे इस अवसर पर संबोधित करें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी जो आपके मध्य प्रदेश के ऊर्जा तथा नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी आपके इंचार्ज मंत्री हैं इस जिले के, आदरणीय कुंवर विजय शाह जी जो खाद्य मंत्री हैं, आदरणीय नंद कुमार सिंह चौहान जी सांसद खंडवा के, श्री एंटनी डिसा जी चीफ सेक्रेटरी, मंच पर बैठे महानुभाव, भाइयों और बहनों, आप सभी को, आपके परिवारों को होली की बहुत बहुत शुभेच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शिवराज जी का जन्मदिन है, उसके लिए हम सब हृदय से उनको शुभकामनाएं देते हैं, उनकी लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए बहुत मुबारक दिन है ये कि होली के पावन अवसर पर सम्माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं खंडवा में आए हैं आज सिंगाजी के उद्घाटन के लिए, उसको देश के प्रति समर्पित करने के लिए। और मैं समझता हूँ होली जो खंडवा का एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं दिल्ली से खास मध्य प्रदेश और आपके बीच आए हैं, उसके लिए हम सब बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वास्तव में मध्य प्रदेश एक रोल मॉडल स्टेट रहा है। कुछ ही वर्ष पहले यहाँ 20% ऊर्जा की कमी रहती थी, अब मध्य प्रदेश एक पावर सरप्लस स्टेट बन गया है। और उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सभी मंत्रिमंडल और आप सभी जनता का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और आपको बधाई भी देता हूं।
कि पूरे देश को मध्य प्रदेश एक रास्ता दिखा रहा है, एक दिशा दिखा रहा है, जिससे बाकी देश में भी 24/7 जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, जो उनका दृढ़ संकल्प है, उसको पूरा करने में हम मध्य प्रदेश से भी बहुत सीखते हैं और वही मैसेज लेके पूरे देश में अन्य राज्यों में भी लेके जाते हैं, कैसे प्रदेश में उन्नति और विकास हो सकती है। इस प्रदेश की जो बहुत अच्छी काम रही है वो ये रही है कि जब यूएमपीपी अलॉट किए गए तब 3 यूएमपीपी में से सिर्फ जो बड़े पावर प्रोजेक्ट है, बड़े बिजली घर हैं 4000 मेगावाट के, उसमें सिर्फ मध्य प्रदेश का बिजली घर 4000 मेगावाट का चालू हो पाया, बाकी दोनों बिजली घर अभी तक चालू नहीं हो पाए हैं। तो उसके लिए भी मैं मध्य प्रदेश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आगे आने वाले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से देश में 5 और बड़े बिजली घर 4-4 हजार मेगावाट के लगने जा रहे हैं। उससे देश में जो बिजली की कमी है उसको हम पूरा कर पाएंगे और तेजी से ऊर्जा के क्षेत्र में विकास हो पाएगा। ये जो सिंहाजी का ऊर्जा प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, इसमें जो कोयला है वो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से आता है, जिसके 30 वर्ष इस वर्ष पूरे हुए हैं। मैं एससीसीएल के भी सभी अधिकारियों को, कामगारों को बधाई देता हूं और उनसे ये लक्ष्य हमने रखा है कि अगले 5 वर्ष में वो यहाँ का जो उत्पादन है कोयले का वो भी दुगना करेंगे और देश का कोल इंडिया का उत्पादन भी दुगना होगा, जिससे 100 करोड़ टन कोयले का उत्पादन होगा और इस देश में कभी भी कोयले की कमी नहीं आएगी, कभी भी कोयले को आयात नहीं करना पड़ेगा, कभी भी देश में कोई बिजली घर बिना कोयले के तकलीफ में नहीं आएगा। ये कोल इंडिया का वादा है और मध्य प्रदेश के भी जो कोयले की पूर्ति करने का काम है उसमें गत 7-8 महीनों में बहुत सुधार आया है और मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि प्रधानमंत्री जी के सरकार आने के बाद गत 8 महीनों में कोल इंडिया लिमिटेड का जो उत्पादन है वो लगभग 7% बढ़ा है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कई वर्षों, दशकों बाद कोल इंडिया ने 7% की वृद्धि की है अपने उत्पादन में। बिजली घरों में भी लगभग 11% की वृद्धि हुई है प्रधानमंत्री जी के सरकार आने के बाद। ये दोनों अपने आप में एक रिकॉर्ड हैं और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम आगे आने वाले 4 वर्षों में भी इस रिकॉर्ड को हर वर्ष और बेहतर करेंगे। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। आखिरी में कुछ एकाध विषयों पे आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने 2 नई स्कीमें देश को समर्पित की हैं, एक दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एक इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। जिन 2 योजनाओं के सबसे पहले चरण में मध्य प्रदेश को लगभग 3000 करोड़ रुपए की स्कीमें अप्रूव की गई हैं, जिससे मध्य प्रदेश की जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और सुधारा जाएगा। अंत में मैं याद कर रहा हूं श्री अशोक कुमार जी और किशोर कुमार जी को, जो दोनों ही आपके खंडवा के लाल रहे हैं। किशोर कुमार जी ने तो अपनी अंतिम यात्रा भी खंडवा में ही आके अंतिम संस्कार हुए उनके। किशोर कुमार जी का एक गाना था, उठे सबके कदम तरा रम पम पम, आपको याद होगा वो गाना, उठे सबके कदम तरा रम पम पम। प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास। वास्तव में जब सबके कदम उठेंगे, पूरा प्रदेश और हर प्रदेश इस विकास की यात्रा में सहयोग करेगा, तभी सबका साथ और सबका विकास का ये नारा संपूर्ण कर पाएंगे। पुनः एक बार आप सबको होली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद पीयूष गोयल जी। आदरणीय देवियों और सज्जनों, वास्तव में आज मणि कांचन संयोग है। एक तो ये कि हमारे मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल की इस पावन धरती पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पधारे हैं, और दूसरा हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री
आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान का आज जन्म दिवस है। हम सभी उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं और उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। साथ ही उनसे अनुरोध करेंगे कि वे इस अवसर पर हमें संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, संत सिंगाजी महाराज की, सभी भाइयों और बहनों की और भांजे और भांजियों की। हम सबके सौभाग्य से आज हमारे बीच पधारे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार, मुकुटमणि, देश के विकास को नई दिशा देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। वे आए हैं लेकिन होली के मौके पर आए हैं और पावर प्लांट का लोकार्पण करने आए हैं। संत सिंगाजी की इस तपा स्थली पर मैं मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सब भी दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पर आपका हृदय से स्वागत है, आपका हृदय से अभिनंदन है। हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी, जो मध्य प्रदेश से विशेष स्नेह रखते हैं, आज हमारे बीच में पधारे। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष और इसी क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय नंद कुमार सिंह चौहान जी, नंदू भैया, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे ऊर्जा मंत्री भाई कैलाश विजयवर्गीय जी, इस जिले के हमारे प्रभारी मंत्री नगरीय विकास मंत्री भाई विजय शाह जी, हमारे स्थानीय मंत्री लोकेंद्र जी, हमारे विधायक जी, देवेंद्र जी खंडवा के विधायक, मुख्य सचिव और यहाँ उपस्थित मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी का स्वागत इसलिए कि सचमुच में वर्षों पहले हमने सपना देखा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और ये देश वर्षों से बाट जोह रहा था। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत बने, एक शक्तिशाली भारत बने, एक स्वाभिमानी भारत बने, एक ऐसे भारत का निर्माण कि जिसके नागरिक दुनिया के किसी कोने में जाएं तो सीना तान के कहें हम भारतीय हैं। और ऐसे भारत के निर्माण के लिए मजबूती से कदम बढ़ाए हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। इसलिए मध्य प्रदेश की धरा पर हम आपका स्वागत करते हैं। कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में देश पतन के गर्त में धकेल दिया गया था। तब जब देश का मान नहीं बचा था, सम्मान नहीं बचा था, स्वाभिमान नहीं बचा था, तब भारत का मान, सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ाने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का हम स्वागत करते हैं। हम जानते हैं बहनों और भाइयों, अभी पीयूष गोयल जी बोल रहे थे, मुझे कहते हुए खुशी है, कोल आवंटन में कैसे कैसे घोटाले हुए थे, हमारी खनिज संपदा को माटी के मोल बेच दिया गया था। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे, पीयूष गोयल हमारे ऊर्जा मंत्री है, अब कोल ब्लॉकों की बंडर बांट नहीं हो रही, कोल ब्लॉक ट्रांसपेरेंट तरीके से नीलाम किए गए हैं और लाखों करोड़ों रुपए की आय हिंदुस्तान की जनता को उसके कारण हो रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इसलिए कि मध्य प्रदेश का भी कोल ब्लॉक का जो आवंटन हुआ है नीलामी के जरिए, करोड़ों रुपए मध्य प्रदेश को भी, हमें मध्य प्रदेश को भी राजस्व का लाभ होगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश थमसा गया था, रुक सा गया था, लेकिन आपके आते ही पॉलिसी पैरालिसिस समाप्त हो गया, फैसले तेजी से लिए जा रहे हैं, आर्थिक विकास की दर लगातार बढ़ रही है, शेयर बाजार कुलांचे मार रहा है, देश का मान सम्मान और इज्जत और साख पूरी दुनिया में बढ़ी है। इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं। मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, केवल 9 महीने सरकार बने हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जनधन योजना, कांग्रेस के लोग गरीबों की बात करते हैं, अगर गरीबों की सबसे बड़ी हितैषी कोई पार्टी है
तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। और हमारे प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसमें 1 लाख रुपए तक का बीमा हर आम आदमी का और 5,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट, छोटे मोटे खर्चों के लिए कर्जा लेना पड़ता था गरीब को, पठानी ब्याज पे कर्जा, जो चुकाते चुकाते सारी उम्र गुजर जाती थी। और मुझे कहते हो खुशी है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के खाते खोल दिए गए हैं। हम प्रधानमंत्री जी इसलिए आपका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी, स्वच्छ भारत अभियान के लिए आपका स्वागत। प्रधानमंत्री जी, आपने नारा दिया मेक इन इंडिया का, मेक इन इंडिया के आपके सपने को साकार करने के लिए हमने संकल्प किया है मेक इन मध्य प्रदेश। हम आपके सपनों का मध्य प्रदेश बनाएंगे, लेकिन मेक इन इंडिया का नारा देके नौजवानों को रोजगार देने का जो सपना है वो साकार करने का काम किया है। इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी का स्वागत मध्य प्रदेश के बहनों और भाइयों, मैं एक कारण से और करना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकार थी तो पूरा जो पैसा था अपने खजाने में रखती थी और फिर राज्यों को तरसा देती थी पैसे में, पैसा देने में कहती थी केंद्र का पैसा है, केंद्र का पैसा है। ये प्रधानमंत्री है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने राज्यों से कहा चिंता मत करो, 32% केंद्रीय करों में राज्य को हिस्सा मिलता था, उसको एक झटके में बढ़ा के कर दिया 42%। मेरे बहनों और भाइयों, 42%। और उसके कारण जब पहले भीख का कटोरे लेके हम केंद्र सरकार के सामने जाते थे, वो दिन समाप्त कर दिए गए। अब राज्यों के खाते में ज्यादा पैसा आएगा, राज्य अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से बजट बना सकेंगे, योजनाओं पर पैसा खर्च कर सकेंगे। एक नहीं अनेकों कारण है जिसके कारण हम अपने प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से 10 साल लगातार मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव हुआ, केंद्र सरकार लगातार हमारे साथ भेदभाव करती रही, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कहती हूँ खुशी है कि आप सबके सहयोग से अगर विकास दर के मामले में मध्य प्रदेश को देखें तो लगातार पिछले साल हमारी विकास दर थी 11.08%, उसके पहले 9% थी, और इस साल मध्य प्रदेश की विकास दर है 10.19%। हिंदुस्तान के बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश विकास दर के मामले में हिंदुस्तान के नंबर 1 का राज्य। मेरे बहनों और भाइयों, कृषि विकास दर के मामले में मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को बधाई देना चाहूंगा। पिछले साल बिफोर लास्ट ईयर 18%, फिर 20%, फिर 24%, और मुझे पूरा विश्वास है आगे भी अपने परिश्रम से हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश खेती के मामले में नंबर 1 का राज्य बना रहेगा। लेकिन वो दिन याद आते हैं हमें जब कांग्रेस की सरकार थी, तब पानी नहीं थी, तब बिजली नहीं थी, तब सड़कें नहीं थी, 2-2, 3-3 घंटे बिजली आती थी। हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने बताया है आज बिजली का उत्पादन में मुख्यमंत्री बना 2900 मेगावाट बिजली मुझे विरासत में मिली थी, लेकिन आज मध्य प्रदेश के पास 14,200 मेगावाट बिजली है। बहनों और भाइयों, 14,200 मेगावाट, और आने वाले 2018 तक 20,000 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश के पास होगी। अब बाकी प्रदेशों को जरूरत पड़ेगी तो मध्य प्रदेश अब उनको बिजली देने का काम करेगा। मैं सिंचाई के मामले में बताना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैं मुख्यमंत्री बना, मध्य प्रदेश में सिंचाई होती थी केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में। बहनों और भाइयों, और आज गर्व के साथ हम अपने प्रधानमंत्री जी के सामने कह रहे हैं 30 लाख हेक्टेयर जमीन में आज सिंचाई मध्य प्रदेश में हम करने का काम कर रहे हैं। 30 लाख हेक्टेयर जमीन में। उस जमाने में नंदू भैया यहाँ बैठे, विजय साय जी यहाँ बैठे, पुनासा जैसी जो उद्वहन सिंचाई योजनाएं, जब आपने कहा तत्कालीन मुख्यमंत्री से कि पुनासा लिफ्ट इरिगेशन की योजनाएं बनाओ, तो उन्होंने कहा असंभव, हो ही नहीं सकता। वो कहते थे असंभव, लेकिन असंभव अब संभव हो गया है, और पुनासा लिफ्ट इरिगेशन की योजना भी कंप्लीट हो गई है। किसानों को पानी देना हमने प्रारंभ कर दिया है। लेकिन सवाल केवल पुनासा का नहीं है, सवाल केवल एक लिफ्ट इरिगेशन की योजना का नहीं है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज आपको 6 गांव माखन की तरफ से लोग आए होंगे, ये कहना चाहता हूं 6 गांव माखन लिफ्ट इरिगेशन भी हम स्वीकृत कर रहे हैं, मंजूर कर रहे हैं। 35,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 900 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा। वो कहते थे नहीं हो सकता, हम कहते हम करके दिखाएंगे। नर्मदा जी का पानी छिपरा में, वो कहते थे असंभव, लेकिन आज नर्मदा जी का पानी छिपरा जी में पहुंच गया। मेरे बहनों और भाइयों, किल्लौत की तरफ से भी लोग आए होंगे, डूब एरिया के लोग उस तरफ रहते हैं, बैक वाटर जो वहां भरा हुआ है उससे किल्लौत लिफ्ट इरिगेशन की योजना बनाई जाएगी 150 करोड़ रुपए की, और 15,000 हेक्टेयर में सिंचाई की जाएगी। खंडवा जिले के, खरगोन जिले के मेरे बहनों और भाइयों, चिंता मत करना,
सिंहाड़ा लिफ्ट इरिगेशन योजना जिसमें 5,700 हेक्टेयर में सिंचाई होगी, उसका काम हम जल्दी प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन मैं आज एक बात आपसे कहना चाहता हूं, भू अधिग्रहण कानून के बारे में बड़ी आलोचना कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, तथाकथित कुछ लोग जो अपने आप को प्रगतिशील मानते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, इसी यहाँ इंदिरा सागर बांध बना, यहाँ ओमकारेश्वर बांध बना। ओमकारेश्वर बांध का पानी अभी 189 मीटर तक हमने भरा है। अगर ये पानी 191 मीटर तक हम भरेंगे तो 1 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी, 1 लाख हेक्टेयर जमीन में। आज मैं सभा में आपसे पूछना चाहता हूं, 189 की जगह 191 मीटर तक पानी भरा जाना चाहिए कि नहीं भरा जाना चाहिए? आप सबसे पूछ रहा हूं, बताइए भरा जाना चाहिए कि नहीं भरा जाना चाहिए? अब कुछ लोग हैं जिनको सिंचाई से मतलब नहीं है, जिनको प्रगति से मतलब नहीं है, जिनको विकास का मतलब नहीं है, वो लगातार केवल विरोध करते रहते हैं। आप बताइए, आज इस भरी सभा में आपसे पूछना चाहता हूं, सिंचाई के लिए बांध जरूरी है कि नहीं है? तो जोर से बोल के बताइए, जरूरी है कि नहीं? अब बांध चाहिए, पावर प्लांट चाहिए कि नहीं, बिजली की योजनाएं चाहिए कि नहीं? चाहिए तो जोर से बोल के बताएं, चाहिए कि नहीं? सड़कें चाहिए कि नहीं? स्कूल कॉलेज चाहिए कि नहीं? अब ये चाहिए तो इनके लिए जमीन की जगह पर जरूरत पड़ती मेरे बहनों और भाइयों। और जब ऐसे कामों के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है तो बिना किसानों से अन्याय किए, बिना किसानों के साथ अन्याय किए हुए अभी जिस भू अधिग्रहण कानून पर इतना हल्ला मचाया जा रहा है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं हुआ है। मुआवजा किसानों को भरपूर मिलेगा, उसमें कोई कमी किसी भी हालत में नहीं होगी। बाकी सारी सुविधाएं उनको दी जाएगी, उसमें कमी का कोई सवाल ही नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में कहा है। लेकिन कुछ लोग जिनको विकास से मतलब नहीं है, जिनको सिंचाई से मतलब नहीं है, जिनको बिजली से मतलब नहीं है, जिनको पानी से मतलब नहीं है, वो विकास विरोधी है। वो ऐसे सारे कामों में अवरोध डालने का काम करते हैं। लेकिन अगर ये चीजें चाहिए तो मेरे बहनों और भाइयों, उसके लिए जमीन भी चाहिए। और ऐसे प्रयोजन के लिए अगर जमीन की आवश्यकता होगी तो भरपूर मुआवजा देने के बाद, सुविधाएं देने के बाद अगर भू अधिग्रहण कानून लागू होता है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विकास को रोका नहीं जा सकता। और इसलिए विकास की अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए वो जरूरत पूरी होने की आवश्यकता है मेरे बहनों और भाइयों। लेकिन केवल विकास दर की मध्य प्रदेश में हमने बात नहीं की, विकास के प्रकाश को आम आदमी तक पहुंचाया है, जमीन पर नीचे पहुंचाया है। और ये मध्य प्रदेश की धरती है जहां 5 करोड़ लोगों को 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो नमक देने का काम किया जाता है। मध्य प्रदेश का ये संकल्प है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। इसलिए सस्ता राशन देने की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, उनका संकल्प है कि 2022 तक हिंदुस्तान के हर परिवार के पास अपना मकान होगा, कोई भारतवासी बिना मकान के रहने नहीं दिया जाएगा। हम प्रधानमंत्री जी आपका अभिनंदन करते हैं और आपका ये संकल्प पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हर परिवार के पास रहने का मकान हो। और मेरे बहनों और भाइयों, इलाज के लिए पहली बार कभी कांग्रेस की सरकारों ने किया था, ये पहली बार हुआ है कि सरकारी अस्पतालों में कहीं भी चले जाओ दवाइयां खरीदनी नहीं पड़ेगी। दवाइयां खरीद के अस्पतालों में रख दी गई है, निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध की जाएगी। बेटा बेटियों की पढ़ाई के लिए, आम इंसान के बेटा बेटियों की पढ़ाई के लिए पहली से लेकर 12वीं क्लास तक किताबें निःशुल्क, यूनिफॉर्म निःशुल्क, दूसरे गांव जाए तो साइकिल निःशुल्क, एक नहीं अनेकों योजनाएं। और अब तो अनुसूचित जाति जनजाति के मेरे बेटा बेटी कॉलेज में कम पढ़ते थे। मैंने पूछा कॉलेज में कम क्यों पढ़ते हो, पढ़ाई क्यों छोड़ देते हो? तो कहते थे मामा हॉस्टल में जगह नहीं मिलती, और अगर कमरा किराए पे लेके पढ़ें तो किराया बहुत चुकाना पड़ता है, किराया चुकाने के पैसे नहीं होते तो हम पढ़ाई छोड़ देते हैं। हमने मुख्यमंत्री छात्र गृह योजना बनाई और ये तय कर दिया कि ऐसे बेटा बेटियों को अगर हॉस्टल में जगह नहीं मिलती और अगर किराया कमरा किराए पे लेना पड़ता है तो कमरे का किराया उनके माता पिता नहीं चुकाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चुकवाने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुकाने का काम करेगी। पढ़ाई में कोई कसर नहीं रहने देंगे। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना, जिसमें हमने तय किया है बैंक एजुकेशन लोन देगा, लेकिन बैंक को लोन वापस करने की गारंटी मध्य प्रदेश की सरकार लेने का काम करेगी। प्रधानमंत्री जी का सपना है मेक इन इंडिया का, हम उद्योग लाएंगे,
बड़े उद्योग भी लाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर लघु और कुटीर उद्योगों का जाल भी बिछाएंगे। और इसलिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना बनाई, जिसमें 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का लोन नौजवानों को बैंक देंगे, और बैंक को लोन वापस करने की गारंटी उनके माता पिता नहीं लेंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से दिलवाने का काम करेगा। मैं नौजवानों को आह्वान करता हूं, आगे बढ़ो। प्रधानमंत्री जी के इस सपने को सच करने के लिए गरीबों की बात कांग्रेस करती है। हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी बजट में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें केवल 12 रुपया जमा करेंगे कोई भी गरीब भाई और बहन, तो 12 रुपए के प्रीमियम पर, 12 रुपया प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। कभी यूपीए की सरकार ने बनाई थी ऐसी योजना? मैं पूछना चाहता हूं, बनाई थी कभी कांग्रेस की सरकार ने ऐसी योजना? तो जोर से बोल के बताओ, बनाई थी क्या? ये प्रधानमंत्री हमारे बैठे हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जिसमें 18 से 50 उम्र के हर बीमाधारी को किसी भी स्थिति में मृत्यु पर, स्वाभाविक मृत्यु हो जाए, दुर्घटना मृत्यु हो जाए, 2 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति की जाएगी। बताओ, कभी कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी ऐसी योजना? जोर से बोल के बताओ, बनाई थी क्या? आज गरीब की बात करते हैं, गरीब याद आ रहे हैं। ये भारत सरकार हमारी बैठी है, प्रधानमंत्री हमारे बैठे हैं। अटल जी के नाम पर अटल पेंशन योजना, 1000 से लेकर 5000 तक जमा करने पर 60 साल की उम्र के बाद जीवन भर पेंशन देने की योजना, बिना नौकरी किए हुए जीवन भर पेंशन देने की योजना। बताओ, बनाई थी कभी कांग्रेस ने? कांग्रेस को हक है कोई गरीबों की बात करने का? दरिद्र नारायण की सेवा का संकल्प लिया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है, मेरे बहनों और भाइयों। और ये सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की है, एनडीए की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये गरीबों की सरकार है, ये किसानों की सरकार है। किसानों को 0% ब्याज पे कर्जा हमने दिया है। और पट्टाधारी आदिवासी भाई और बहन, वनवासी, जो जिनको हमने वो दिया है, जो वनाधिकार कानून के अंतर्गत पट्टा दिया है, उनको भी 0% ब्याज पे कर्जा देने का काम किया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, वो भी किसी भी हालत में चिंता ना करें। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। और निमाड़ के बहनों और भाइयों, निमाड़ के सर्वांगीण विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं, कृत संकल्पित हैं। चाहे सिंचाई का मामला हो, चाहे उद्योग का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे पानी ठेठ बड़वानी जिले के आदिवासी क्षेत्र में पहुंचाने का सवाल हो, इंदिरा सागर का पानी हो, ओमकारेश्वर का पानी हो, हम कटिबद्ध हैं। लेकिन निमाड़ क्षेत्र के समुचित विकास के लिए आज हमने ये फैसला किया है कि निमाड़ विकास प्राधिकरण अलग से बनाया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, और निमाड़ विकास प्राधिकरण बना के इस क्षेत्र के विकास की और समुचित योजना बनाने का काम किया जाएगा। आज मैं एक बार आप सबको फिर से होली की शुभकामनाएं देता हूं। होली रंगों का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है। रंगों का ये त्योहार आप सबके जीवन में सुख समृद्धि लाए, रिद्धि सिद्धि लाए, और आप सबके घर और आंगन खुशियों से भर जाए, यही प्रार्थना करता हूं। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जन्मदिन तो आते और जाते रहते हैं, लेकिन हे परमात्मा, केवल यही प्रार्थना है कि ये सारा जीवन अपनी जनता के चरणों की सेवा करते हुए गुजर जाए, मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास कर सकें। ये जन्मदिन नहीं, ये संकल्प दिवस है। दरिद्र नारायण की सेवा का संकल्प, नौजवानों को रोजगार दिलाने का संकल्प, बच्चों को उचित शिक्षा की व्यवस्था का संकल्प, माता और बहनों के कल्याण का संकल्प, बुजुर्गों के जीवन को और आसान बनाने का संकल्प, मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास का संकल्प। आइए हम सब भी संकल्प करें कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके सपनों का जो भारत बनना है, उसमें मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा योगदान देगा। हम जो स्वच्छ भारत अभियान है, उसको सफल बनाने के लिए अपने घर की और गांव की, अपने गली मोहल्ले की सफाई करेंगे। हम बिजली बचाने का काम करेंगे, हम पेड़ लगाने का काम करेंगे, हम अपने गांव को नशा मुक्त बनाने का काम करेंगे। हमने फैसला किया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई नई शराब की दुकान नहीं खुलने दी जाएगी। बहनों और भाइयों, आप भी संकल्प लीजिए कि हम अपने गांव को नशा मुक्त गांव बनाने की चेष्टा करें, प्रयास करें। बिजली भी हम बचाने का काम करें। और बेटी बचाओ अभियान वर्षों से मध्य प्रदेश में चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया है। उस अभियान को भी सफल बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे ना? नहीं छोड़ेंगे तो जोर से बताओ, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो आज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री होली के इस पवित्र अवसर पर, त्योहार पर यहाँ आए हुए,
आइए उनके सामने संकल्प लें, स्वच्छ भारत अभियान से लेके और बाकी जितने काम मैंने बताए उनको सफल बनाएंगे आप सब मिलके, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं। इसलिए आइए अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी के सामने हम संकल्प लें कि मध्य प्रदेश के निर्माण में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, स्वच्छ भारत अभियान और बाकी संकल्पों को भी सफल बनाएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के हम इस संकल्प को लेंगे। सब तैयार हैं? बोलिए एक बार जोर से बोल के बताएं, सब तैयार हैं? तो उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ और बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की। मीडिया के मित्र भी उधर देख लें, प्रधानमंत्री जी के संकल्प को साकार करने के लिए ये लाखों हाथ ऊपर उठे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, संत सिंगाजी महाराज की, नर्मदा मैया की, जनता जनार्दन की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। देवियों सज्जनों, अब हम माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करेंगे कि वे पहले श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के प्रथम चरण की 600 मेगावाट की इकाइयों को राष्ट्र को समर्पित करें और श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के द्वितीय चरण की 660 मेगावाट की इकाइयों का शिलान्यास भी करें। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, प्रथम चरण की कुल लागत 7,820 करोड़ रुपए है और परियोजना के लिए राज्य शासन द्वारा 20% राशि अंश पूंजी के रूप में और शेष 80% राशि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा ऋण के रूप में पीएफसी से प्राप्त की गई है। प्रधानमंत्री जी 1200 मेगावाट की इस इकाई का शुभारंभ कर रहे हैं, लेकिन बहनों और भाइयों 1320 मेगावाट की नए पावर प्लांट का शिलान्यास भी कर रहे हैं। ये पूर्ण विराम नहीं है, ये शुरू हो रही है और नया का काम प्रारंभ हो रहा है। इसलिए एक बार फिर तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत। आदरणीय देवियों सज्जनों, अभी राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे मित्र श्रीमान शिवराज सिंह जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के साथ ही हमारे ऊर्जावान मंत्री श्रीमान पीयूष जी, श्री राजेंद्र शुक्ला जी, श्रीमान कैलाश जी, श्रीमान कुंवर विजय शाह जी, सांसद श्रीमान नंद कुमार जी, यहां के विधायक श्रीमान देवेंद्र जी, मांधाता के विधायक श्रीमान लोकेंद्र सिंह जी, मुख्य सचिव श्री, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
पहले मुझे 1 मार्च को आना था, लेकिन वो जरा और काम के कारण नहीं आ पाया, तो हमने कहा ठीक है भाई 5 मार्च को मैं आ सकता हूं। अब जब 5 मार्च तय किया तो हमें मालूम नहीं था कि आज शिवराज जी का जन्मदिन है। अब वैसे भी मुझ पर ये तो आरोप लगता ही रहता है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो किसी को जन्मदिन मनाने नहीं देता है। होली का त्योहार भी नहीं मनाने देता है। खुद को तो कोई काम धाम है नहीं। आपकी शिकायत मेरे सर आंखों पर। होली के दिन भी इतनी बड़ी मात्रा में लोगों का आना, ये अपने आप में अजूबा है। मैं आपका पड़ोसी रहा हूं। होली के दिनों में छोटा सा काम करना हो तो भी कोई मिलते नहीं है लोग। सब लोग काम धाम छोड़ के गांवों में होली मनाने चले जाते हैं। लेकिन ये विकास के प्रति आपकी प्रतिबद्धता, मुख्यमंत्री के प्रति आपका प्रेम और देश को आगे बढ़ाने की आपकी इच्छा शक्ति, इसी का परिणाम है कि आप आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं। और होली के पावन पर्व पर आप जो आशीर्वाद देने आए हैं, आपके आशीर्वाद की ताकत इतनी है कि कभी भी आपके सपने अधूरे नहीं रहेंगे। देश को आगे ले जाने के लिए आप सबके दिलो दिमाग में जो बातें पड़ी हैं, उसको पूरा करने की बड़ी से बड़ी ताकत आपके आशीर्वाद है। और आशीर्वाद देने के लिए होली के पावन पर्व पर ये लाखों की जनसंख्या का आना, और यहां नजदीक में कोई शहर नहीं है। एक प्रकार से कार्यक्रम जनसंख्या से, जनबस्ती से बहुत दूर है, जंगल में है। उसके बावजूद भी ये विराट जनसागर, मैं फिर एक बार आपको नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। शिवराज जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मानव जीवन का जब से विकास हुआ है, विकास यात्रा आगे बढ़ी है, उसमें ऊर्जा सबसे बड़ा अहम माध्यम रहा है। ऊर्जा के बिना जीवन में बदलाव संभव नहीं है। ऊर्जा के बिना आधुनिक जीवन के सपनों को साकार करना असंभव है। ऊर्जा के बिना नई ऊंचाइयों को छूना असंभव है। और इसलिए ऊर्जा जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। आज किसी को भी ऊर्जा से वंचित रखना मतलब उसे पत्थर युग में धकेल देने जैसा है। मानव को हम
पीछे धकेलने का पाप नहीं कर सकते, पीछे जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें गरीब की झोपड़ी तक ऊर्जा पहुंचानी पड़ेगी। आज देश में बिजली पहुंची है, लेकिन अभी भी 20% से अधिक लोग ऐसे हैं जिनको बिजली नसीब नहीं हुई है। हजारों गांव ऐसे हैं जहां न बिजली का खंभा पहुंचा है, न बिजली का तार पहुंचा है। ये कौन लोग हैं? क्या किसी अमीर के घर में बिजली पहुंचना बाकी रहा होगा क्या? रहा होगा क्या? अमीर के घर में तो बिजली पहुंची होगी ना। तो रह गए वो कौन है? जो रह गए वो कौन है? जो रह गए वो कौन है? बताइए, गरीब को बिजली पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? गरीब के घर में दिया जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए? गरीब को भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गरीब को भी अच्छी जिंदगी जीने का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर उस रास्ते पर जाना है तो बिजली एक प्रमुख आवश्यकता रहती है। लेकिन अगर हम बिजली का उत्पादन नहीं करेंगे तो बिजली पहुंचेगी कैसे? और इसलिए हमारी कोशिश है कि हिंदुस्तान में जितनी बिजली की कमी है उसको बहुत तेज गति से पूर्ण किया जाए। हिंदुस्तान के हर कोने में बिजली के कारखाने लगाए जाएं, बिजली लोगों को मुहैया कराया जाए। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं महाराष्ट्र में गया तो क्यों गया? बिजली के कारखाने के लिए गया। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान की सीमा पर गया, क्यों गया? तो बिजली का कारखाना लोकार्पण करने के लिए गया था। मैं पूरब में अरुणाचल प्रदेश गया तो क्यों गया? बिजली का कारखाना समर्पित करने के लिए गया था। और आज भारत के मध्य में आया हूं, वो भी बिजली का कारखाना समर्पित करने के लिए आया। मैं भी पूछ रहा था, पहले 10 साल में प्रधानमंत्री कितनी बार आए थे? ज्यादा याद नहीं है किसी को। बड़ी मुश्किल से याद करके बताते, शायद 2 बार आए थे। अगर वो 10 साल में 2 बार आए हैं, मैं 10 महीने में 2 बार आ गया। ये चीजें दिखाती हैं कि काम करने के लिए कितना दौड़ना पड़ता है। हर बार दौड़ते दौड़ते चीजों को भी दौड़ाना पड़ता है। और दिल्ली में बैठी हुई सरकार आज देश को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है। और शिवराज जी चौहान जैसी सरकारों के मेरे साथी इस काम को गति देने में लिए पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। आज यहां पर 2 कार्यक्रम है। एक प्रकार से एक 1200 मेगावाट बिजली कारखाना के उत्पादन शुरू हुआ है, उसका लोकार्पण है। और दूसरा आगे के लिए 1300 से अधिक मेगावाट बिजली उत्पादन करने के कारखाने के लिए शिलान्यास है। जिस समय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय मध्य प्रदेश में जितनी बिजली उत्पादन होती थी, करीब करीब उतनी बिजली सिर्फ ये सिंगाजी से मिलने वाली है। सिंगाजी से मिलने वाली।
ये संत सिंघा जी की पवित्र धरती है। आध्यात्मिक चेतना, लोगों को सुसंस्कारित करने का उनका प्रयास, ईश्वर भक्ति में लीन जीवन जीने की प्रेरणा, नर से नारायण कैसे हो सकते हैं, ये संत सिंघा जी का जीवन हमारे सामने उदाहरण है। उन्हीं की स्मृति के साथ ये प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है। जिस महापुरुष ने जीवन भर आध्यात्मिक ऊर्जा दी, उस महापुरुष का नाम अब आने वाले दिनों में उस आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ व्यवहारिक जीवन की ऊर्जा देने का भी काम करेगा। और इसलिए ये संत सिंघा जी इस पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए मैं गौरव की अनुभूति करता हूं और राष्ट्र की ऊर्जा में ये नई आपूर्ति के लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी हमारे पीयूष जी बता रहे हैं कि पिछले अभी तो 9-10 महीने हुए हैं, लेकिन 9-10 महीने में करीब करीब 11% बिजली उत्पादन में वृद्धि हुई है। विकास किस तेजी से किया जा सकता है, उसका ये उदाहरण है। हम बिजली के सभी स्रोतों पर काम करने के लिए प्रयासरत है और देश आगे बढ़े। और एक बात मान के चले, हम बिजली के आने से सिर्फ घर रोशन होता है ऐसा नहीं है, बिजली के आने से जिंदगी रोशन हो जाती है, सपने रोशन हो जाते हैं, भविष्य रोशन हो जाता है। और इसलिए बिजली के क्षेत्र में हर प्रकार से हमारे प्रयास चल रहे हैं। अबे अमेरिका के प्रेसिडेंट यहां आए थे तो उनके साथ भी हमने क्या काम किया, न्यूक्लियर पावर के लिए एग्रीमेंट किया, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो क्या किया, वहां की सरकार के साथ भी सिविल न्यूक्लियर को लेकर के हम आगे बढ़े। हम चाहते हैं सस्ते से सस्ती ऊर्जा का क्षेत्र कैसे तैयार हो, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश सरकार को एक और विशेष बधाई देना चाहता हूं। आमतौर पर बिजली का कारखाना, औसत जो हिंदुस्तान में आज खर्चा हो रहा है उस कारखाने को लगाने का, मध्य प्रदेश ने उससे कम लागत से कारखाना खड़ा किया है। और मैं मानता हूं जब 2500 मेगावाट पूरा हो जाएगा तब शायद हिंदुस्तान में सबसे कम लागत से बिजली पैदा करने में आपको शायद अवार्ड मिलेगा। ये कम खर्चे से बिजली पैदा करने की दिशा की सफलता का मूल कारण गुड गवर्नेंस, एफिशिएंसी, सही समय पर सही निर्णय, पक्की निगरानी और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को कम करने के जागरूक प्रयासों का परिणाम होता है कि जनता के पाई पाई का सही उपयोग होता है और तब जाकर के ऐसे संत सिंघा जी के नाम से जुड़े हुए प्रोजेक्ट का निर्माण होता है। और इसलिए मैं विशेष रूप से मध्य प्रदेश को बधाई देता हूं। लेकिन बिजली उत्पादन यही एक रास्ता हमारे भविष्य को नहीं बचा सकता है। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सुखी रहे, ये भी हमारा दायित्व है कि नहीं है? हमारे आने वाले दिनों में हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे ये भी सुखी हो, ये हमारा दायित्व है कि नहीं है? हम ये कभी कभी पेड़ की छाया में बैठते हैं तो हम कहते हैं कि छाया का हक तो मेरा नहीं है,
मेरे पूर्वजों ने पेड़ बोया था, आज मेरे नसीब में छाया आया है। कभी हम पानी पीते हैं तो हमारे पूर्वजों ने पानी बचाया था, वो पानी हमारे नसीब में आया है। हमें शुद्ध हवा मिलती है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हवा को बिगाड़ा नहीं था, तो हमारे नसीब में शुद्ध हवा आई है। जरूरत है बिजली बचाना, वह भी उतना ही जरूरी है। बिजली बचेगी तो कोयला बचेगा, बिजली बचेगी तो गैस बचेगा, बिजली बचेगी तो डीजल बचेगा, जो कभी आने वाली पीढ़ियों के काम आएगा। और इसलिए भारत सरकार ने बिजली बचाने का एक बड़ा अभियान चलाया है। आपके घर में जो बल्ब लगते हैं, उन बल्ब को हम बदलना चाहते हैं ताकि बिजली बचे, लेकिन आपके घर में प्रकाश आता रहे। स्ट्रीट लाइट, हमारे शिवराज जी ने तो तय किया है कि मध्य प्रदेश के जितने नगर और महानगर हैं, उसमें जो स्ट्रीट लाइट है उसमें एलईडी बल्ब लगा करके बिजली बचाने का बहुत बड़ा अभियान मध्य प्रदेश चलाने वाला है। हम सारे देश में बिजली बचाने का अभियान चलाना चाहते हैं। और मैं मानता हूं, कुछ लोगों को लगता है कि देशभक्ति का क्या तरीका होता है। देखिए, महात्मा गांधी जी ने हमें आजादी के आंदोलन में देश सेवा करने के बहुत अच्छे सरल तरीके बताए थे। गांधी जी सबको जेल भरने के लिए नहीं कहते थे, गांधी जी सबको फांसी पर चढ़ने के लिए नहीं कहते थे, गांधी जी हर दिन लोगों को धरने पर बैठने के लिए नहीं कहते थे, सत्याग्रह करने के लिए नहीं कहते थे। लेकिन आजादी के आंदोलन में वो कहा करते थे कि भाई किसी को पढ़ाओगे तो भी वो आजादी का आंदोलन है। अगर आप रैंटिए पर व्यक्ति का रास्ता दिखाया था, आजादी के आंदोलन के सिपाही बनने का अवसर पैदा किया था। आज देशभक्ति के लिए सिर्फ सेना में जाकर के सीने पर गोलियां झेले तभी देशभक्ति है, इतना सीमित अर्थ नहीं हो सकता है। आज बहुत बड़े राजनेता बन जाए तभी देश सेवा है, इतना सीमित अर्थ ठीक नहीं है। आज कहीं सत्याग्रह करके आंदोलन करके जेल चले जाए तभी देश सेवा है, ऐसा नहीं है। हम बिजली बचाएं तो भी बहुत बड़ी देशभक्ति है, बहुत बड़ी सेवा है। बिजली बचाएं, पानी बचाएं, प्रकृति की रक्षा करें, यह भी अपने आप में देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। ये स्वच्छता भी उसी का एक पहलू है। हम स्वच्छता बनाए रखें, वो भी देशभक्ति है। देशभक्ति के लिए फांसी के तख्त पर चढ़ना ही जरूरी नहीं होता है। देश के लिए जीना, यह भी देशभक्ति का एक बहुत बड़ा प्रकट रूप होता है। और इसलिए मेरी आप सबसे आग्रह है, हम जो भी बिजली का उपयोग करते हैं, हम उस बिजली को कैसे बचाएं। अगर पहले 100 रुपये का बिल आता था बिजली का, अब 90 रुपये आ जाए, ऐसा कैसे करें। पहले 50 रुपये आता था, तो अब 45 रुपये कैसे आ जाए, और जो पैसा बचेगा वो आपके बच्चों को दूध पीने के लिए काम आएगा, और देश को भी लाभ होगा, आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ होगा। और इसलिए बिजली बचाना भी उतना ही आवश्यक है। आप जानते हो आखिरकार लोगों ने हमें क्यों बिठाया, हमें प्रधानमंत्री क्यों बनाया। देश का गुस्सा किस बात पर था? देश का गुस्सा इस बात पर था कि जनता के पैसों को लूटा जा रहा था, अनाप शनाप भ्रष्टाचार चल रहा था, देश की तिजोरी को तबाह कर दिया गया था। न कोई जवाब मांगने के लिए तैयार था, न कोई जिम्मेवारी उठाने को तैयार था। सारा देश 125 करोड़ देशवासियों को उनके नसीब पर छोड़ दिया गया था। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, देश में से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अरे पूरी ताकत से बताओ भैया, भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए?
भ्रष्टाचार के खिलाफ हिंदुस्तान की जनता को रोष करने का हक है कि नहीं है? ये होते रहना चाहिए। और मैं सरकार में हूं तो भी ये बात आगे बढ़ाना चाहता हूं, वरना विपक्ष में तो बड़ा सरल रहता है या बयानबाजी करना, सत्ता में जाकर के करना जरा कठिन होता है, लेकिन उस कठिन रास्ते पर जाने के लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। आप देखिए, कोयला, जब मैं यहां खंडवा में आया था चुनाव सभा में, मैं बोल रहा था, कोयले की चोरी की बात बोली थी मैंने, नंजी याद है? हाँ। तो कुछ लोग मजाक उड़ाते थे कि मोदी जी भाषण तो जोरदार करते हैं, लेकिन यार कोई कोयले की इतनी चोरी हो सकती है क्या? लोग मानते नहीं थे। सीएजी ने लिखा था 1,86,000 करोड़ रुपए की चोरी हुई, कोई मानता नहीं था। हम बोलते थे तो लोग हमारी मजाक उड़ाते थे, लेकिन 10 महीनों के अंदर हमने ये दिखा दिया है कि हम जो बोलते थे वो सच था। $204 कोयले की खदान, 204 कोयले की खदान वो कैसे दी गई थी? दिल्ली में एक घर से संदेश निकलता था, दूसरे घर से एक कागज पे छोटी चिट्ठी निकलती थी और सरकार के दफ्तर में पहुंचती थी और उनको आंख बंद करके कोयले की खदान दे दी जाती थी। देने वाला, लेने वाला, जनता का क्या होगा भगवान जाने। दे दिया। 204 कोयले की खदानें मामूली चिट पर दे दी गई। अरबों खरबों रुपयों का कारोबार हुआ। देश की सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गई और सितंबर महीने में देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कुछ न कुछ काला हुआ है। कोयला ही काला नहीं है, कारोबार भी काला है। और 204 कोयले की खदानों का आवंटन रद्द कर दिया गया। अब हमारे सामने भी संकट आया कि पाप उन्होंने क्या किया, मुसीबत हमारे सामने खड़ी हो गई। कोयले की खदानों पे ताले लग गए, बिजली के कारखानों का क्या होगा, अंधेरा छा जाएगा, किसान को बिजली चाहिए नहीं मिलेगी, कारखाने बंद हो जाएंगे, क्या होगा। संकट बड़ा गहरा था, लेकिन हौसला हमारा बुलंद था। हमने कहा रास्ता निकालेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। हमने योजना बनाई, फटाफट फुल टाइम काम पे लगा लिया लोगों को और 100 दिन के भीतर भीतर इन कोयले की खदानों का ऑक्शन करने का फैसला कर लिया और ऑक्शन करके बोली बोल करके जो ज्यादा बोली बोलेगा उसको मिलेगा। चिट बेच करके पर्दे के पीछे कारोबार नहीं होगा, दुनिया के सामने होगा, टीवी स्क्रीन पर लोग देख सकें, ऐसे होगा। 204 में से अभी सिर्फ 19 का काम हुआ है। 19 की बोली बोल गई है। और आपको जानकर के आनंद होगा, जिस में से 1 रुपया नहीं मिला था, उस 19 में से अब तक करीब करीब 1,10,000 करोड़ रुपया की बोली बोली जा चुकी है। 204 में से सिर्फ 19। जब 204 का पूरा होगा तब कितने लाख होंगे वो तो समय बताएगा। आपके मध्य प्रदेश में ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने कोयले की खदानें इसी प्रकार के दे दी थी। अभी हमने उसमें से 4 का ऑक्शन किया, 4 की बोली बोली गई। और मध्य प्रदेश के खजाने में कितनी रकम आएगी मालूम है? जो पहले नया पैसा भी नहीं आया था। ये ईमानदारी से काम करने के कारण
मध्य प्रदेश की तिजोरी में 40,000 करोड़ रुपया आएगा। 40,000 करोड़। सोचा है किसने? यह आपका पैसा है, आपकी मेहनत का है, आपके हक का है। दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जो आपके रुपया आप तक पहुंचा के लिए प्रतिबद्ध है। मैं उस समय कहता था कि मैं दिल्ली में प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, मैं एक चौकीदार के रूप में जा रहा हूं और मैं देश की एक एक पाई की रक्षा करूंगा। ये मैंने आपको वादा किया था, वो वादे का मैं पालन कर रहा हूं। भाइयों बहनों, अगर सही नीतियों से फंसाया है, मैं पूरे मध्य प्रदेश की जनता का अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। हम विकास की नई ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, देश को आगे बढ़कर लेना चाहते हैं। यहां इतने लोग बैठे हैं, इसमें 2%, 5% भी लोग ऐसे नहीं होंगे जो सरकार में काम करते हैं। 90% से ज्यादा लोग यहां ऐसे बैठे होंगे जो या तो खेती करते हैं, या मजदूरी करते हैं, या घर काम करते हैं। महिलाएं हैं, वो भी गृहिणी हैं, घर में कोई काम करती हैं, खेत में मदद करती हैं। आपने कभी सोचा है कि आप 60 साल के होने के बाद आपका क्या होगा? आपको चिंता सताती है कि नहीं सताती? पता नहीं बेटे घर में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, खेत में काम नहीं कर पाएंगे, मेहनत नहीं कर पाएंगे, पता नहीं बुढ़ापा कैसा जाएगा। आपको चिंता रहती है कि नहीं रहती है? हर बड़े व्यक्ति की चिंता रहती है कि नहीं रहती है? पता नहीं बेटे रोजी रोटी कमाने के लिए शहर चले जाएंगे, हम गांव में गुजारा कैसे करेंगे? चिंता रहती है कि नहीं रहती है? आज हिंदुस्तान के बड़े बूढ़े परिवार के लोगों के लिए चिंता सता रही है कि पता नहीं 60 साल के बाद शरीर ज्यादा काम नहीं कर पाएगा तो गुजारा कैसे करेंगे। सरकारी मुलाजिम अगर वो रिटायर्ड होता है तो उसे पेंशन मिल जाता है, उसका गुजारा चल जाता है। क्या मेरे किसानों को पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये घर में हमारी काम करने वाली मां बहनें हैं, रोटी पकाती है, हमें खिलाती है, हमारे कपड़े धोती है, हमारी चिंता करती हैं, बीमार है तो हमारी सेवा करती हैं। क्या बुढ़ापे में उसको सम्मान से जीने का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, इस बजट में गरीबों की भलाई के लिए हमने एक बहुत बड़ा अहम कदम उठाया है। किसानों की भलाई के लिए कदम उठाया है, मेरे आदिवासी भाइयों की भलाई के लिए कदम उठाया है, मेरे दलित भाइयों की भलाई के लिए कदम उठाया है। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, 60 साल के बाद आपको हर महीने 5,000 रुपया पेंशन घर में आ जाए, ऐसी व्यवस्था करने का इस बजट में हमने प्रावधान किया है। हमारे गरीब से गरीब लोग बुढ़ापे में कभी उनको हाथ किसी के पास फहराना पड़े, वो सम्मान के साथ जिए, इसलिए इस योजना को लेकर के हम आए। अभी प्रधानमंत्री जनधन खाता खोला गया, मैं मध्य प्रदेश को बधाई देता हूं, मध्य प्रदेश में काम करने वाले सभी बैंकों को बधाई देता हूं, उन बैंक के कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि मध्य प्रदेश में 100% जनधन खाते खोले गए और जिनका जनधन का खाता खुला है उनको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट का बीमा दे दिया गया है। अगर उसके परिवार में कोई आपत्ति आ गई तो 2 लाख रुपए का बीमा मिल जाएगा, वो सम्मान के साथ जी सकता है। सारी योजनाएं, सारा बजट हमने गरीबों को समर्पित कर दिया है। पहली बार देश का बजट देश के सामान्य मानवी के लिए बना है। पहली बार दिल्ली का बजट भारत के गांव गरीब के लिए बना है, किसान के लिए बना है। उस बजट के द्वारा आने वाले दिनों में देखिए आप, सामान्य से सामान्य मानवी विकास की कौन सी नई ऊंचाइयों को पार कर सकता है। और इसलिए उसने किसानों की जमीन के लिए कानून बनाया था।
और बड़े गाजे बाजे के साथ बनाया था और पूरे चुनाव में किसानों को वो कानून दिखा दिखा करके वोट बटोरने के लिए प्रयास किया था। कोशिश तो बहुत की, लेकिन ऐसे गिरे, पता नहीं फिर खड़े हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। क्योंकि किसान आपके भीतर अगर पाप पड़ा है ना, वो भी पहचान लेता है। किसान को एक तीसरी दृष्टि होती है, उसको आप सच बोलते एक झूठ बोलते उसका पता चल जाता है। और इसलिए हिंदुस्तान के किसानों ने आपने इतना बड़ा कायदा लाने की बातें कही तो भी आपको स्वीकार नहीं किया था। क्यों? क्योंकि आप उनकी आंख में धूल झोंक रहे थे। मैं जरा मेरे किसान भाई आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे जवाब देना और पूरी ताकत से जवाब देना ताकि देश सुन सके। जवाब दोगे? मुझे बताइए, आपको किसानों को खेत में पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? खेत में पानी चाहिए। पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई की योजना चाहिए। सिंचाई के लिए कैनाल बनानी पड़ेगी। कैनाल आसमान में बनेगी कि जमीन पे बनेगी? उसके लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? ये पहले वाली सरकार ने ऐसा कानून बनाया कि अब आप किसान को पानी ही नहीं दे सकते, सिंचाई की कोई योजना लागू नहीं कर सकते। क्या ये किसानों का भला करने वाला कानून है क्या? भाइयों बहनों, क्या आज भी गांव में गरीब लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जरा मुझे पूरी ताकत से जवाब दो भाई। ये मकान आसमान में बनेगा क्या? मकान आसमान में बनेगा क्या? मकान जमीन पे बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? ये गरीबों को घर बनाने के लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या आजादी के 60 साल के बाद गरीब को झूपड़ी पे जीने के लिए मजबूर कर रहा है क्या? भाइयों बहनों, पहला जो कानून बना था वो आपको, गरीब को मकान बनाने के लिए जमीन देने के लिए मना कर रहा था। क्या उसमें सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, गांव के अंदर सड़क होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपको अपने गांव में सड़क चाहिए कि नहीं चाहिए? आप जो खेती में पैदा करते हैं उसको शहर में बेचने के लिए जाने के लिए पक्की सड़क चाहिए कि नहीं चाहिए? आपके बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना है तो पक्की सड़क चाहिए कि नहीं चाहिए? घर के अंदर कोई मां बीमार हो गई और तत्काल उसको डॉक्टर के पास ले जाना है तो पक्की सड़क चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, पिछली सरकार ने ऐसा कानून बनाया था कि आप पक्की सड़क बनानी है आसमान में बनाइए, जमीन नहीं मिलेगी। अगर जमीन नहीं मिलेगी तो गांव को सड़क आएगी क्या? सड़क आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? उसके लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, आप चाहते हैं आपके गांव में बच्चों के लिए अच्छी स्कूल हो? मुझे जवाब दीजिए। आप चाहते हैं आपके गांव में बच्चों को अच्छी स्कूल मिले? अच्छी स्कूल चाहिए। ये स्कूल आसमान में बनेगी क्या? जमीन पे बनेगी? उसके लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? पिछली सरकार ने स्कूल बनाने के लिए भी जमीन लेने से मना कर दिया था, तो वो बच्चे गांव के कहां जाएंगे? किसान का बच्चा कहां जाएगा? गरीब का बच्चा कहां जाएगा? उसको पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए। आप मुझे बताइए, गरीब को बीमार है, गांव में अस्पताल चाहिए कि नहीं चाहिए? आप जरा बताइए, अस्पताल चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर प्रसूता मां है, उसको पेट में दर्द शुरू हुआ है, आखिरी दिन चल रहे हैं, अस्पताल होगा तो उसकी जिंदगी बचेगी नहीं बचेगी? उसके पेट में जो बच्चा है उसकी जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी? क्या उसके लिए अस्पताल चाहिए कि नहीं चाहिए? अस्पताल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या अस्पताल आसमान में बनेगा क्या? जमीन पर बनेगा कि नहीं बनेगा? ये पुरानी सरकार ने
अस्पताल के लिए भी जमीन देने से मना कर दिया था। मुझे बताइए, जमीन देने का कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, आज मुझे बताइए, एक किसान के घर में अगर 3 बेटे हैं, एक किसान के घर में 3 बेटे हैं, क्या वो किसान नहीं चाहता है कि एक बेटा खेती करे लेकिन 2 बेटे कहीं जाकर के नौकरी करे? चाहता है कि नहीं चाहता है? हर किसान मां बाप 3 बेटों में से 2 बेटों को कहीं न कहीं नौकरी के लिए भेजना चाहता है कि नहीं चाहता है? किसान को मालूम है कि अब परिवार बड़ा हो गया है, खेती पर पूरा परिवार नहीं चल सकता, इसलिए घर के 2 नौजवान कहीं जाकर के कारखाने में काम करें, कुछ कमाएं, अपना घर चलाएं। अगर कारखाना नहीं होगा तो किसान के बेटे को रोजगार मिलेगा क्या? क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा दिल्ली मुंबई की झुग्गी झोपड़ी में जिए, कि आप चाहते हैं कि आपका बेटा घर के पास हो, वहीं पर उसको काम मिल जाए, शाम को घर लौट आए, मां बाप के साथ रहे, खेती में काम करे? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? और इसलिए हम चाहते हैं कि जहां बड़ा रोड जहां निकलता हो, उसके बगल में एक छोटी सी पट्टी हो, जहां पट्टी पर छोटे छोटे कारखाने लगे हो, उसके कारण गरीब के बेटे वहां रोजगार कमाएं, खेती करने वाले किसान की जमीन की कीमत बढ़ जाए। भाइयों बहनों, आजकल कहते हैं हम किसान विरोधी हो गए। हम कभी किसान का विरोध नहीं करते, और मैंने राज्यसभा में सभी दलों को कहा है कि मेरी बात में एक भी बात किसान विरोधी हो, आप मुझे बताइए, मैं उसको निकालने के लिए तैयार हूं। लेकिन बताते नहीं है, बस उनको तो सरकार को चलने नहीं देना है, उनको देश को आगे बढ़ने नहीं देना है। भाइयों बहनों, आपने तो मुझे दिल्ली में इतनी बड़ी बहुमत देकर के सरकार बना दी, लेकिन जो राज्यसभा में लोग बैठे हैं, उनका काम है कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद का सम्मान करे। और मैं उनको सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करता हूं, इस बहुमत से विकास की गाड़ी को मत रोकिए। यह हकीकत है, हमारे पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। आपकी मदद के बिना हम देश की भलाई के काम नहीं कर पाएंगे। और इसलिए आपसे भी मेरा अनुरोध है, मेरे किसान भाइयों से अनुरोध है, जिस प्रकार से गुमराह करने का प्रयास चल रहा है, उसके खिलाफ आप भी आवाज उठाइए। और जो लोग आपके गांव का भला नहीं चाहते, खेत का भला नहीं चाहते, बीमार का भला नहीं चाहते, बच्चों का भला नहीं चाहते, उन होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जिनके स्पर्श में पारस और वाणी में ओज है, ऐसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान से कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब अनुरोध करेंगे ऊर्जा मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल से, वे केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब हम आग्रह करेंगे खंडवा के माननीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री नंद कुमार सिंह जी चौहान से, वे सभी के प्रति आभार व्यक्त करें। संत सिंगा जी की पावन धरा पर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे पधारे और हम सब लोगों को यहाँ पर संबोधित किया और संत सिंगा जी थर्मल पावर स्टेशन का लोकार्पण और नए सेकंड फेज का भूमि पूजन यहाँ पर किया। मैं
निमाड़ वासियों की ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से, मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता की ओर से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे निमाड़ के धरा पर आपके चरण पड़े, आपका आशीर्वाद हमारे प्रदेश पर और हमारे निमाड़ पर बना रहे। हमारे भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी भी आज यहां पर हमारे बीच उपस्थित हुए, हम उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनका आज जन्मदिन है, माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में इस बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।